जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी हम लोग डील करेंगे जो कि है एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स की इंट्रोडक्शन क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट्स आर ऑल्सो नोन एज मूड एलिवेटर्स और थाइमोलेप्टिक्स। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन मतलब पता है डिप्रेस्ड हो जाना, विड्रॉल होना, सोसाइटी से आइसोलेशन होना, ये कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिप्रेशन ड्रग्स क्या है, ये क्या है, मूड एलिवेटर्स है, मतलब मूड को ठीक करने वाला है। ठीक है, और क्या बोला जाता है इसको, थाइमोलेप्टिक्स। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है, मूड एलिवेटर्स है और थाइमोलेप्टिक्स, ये नाम है, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर इसके अंदर और क्लासिफिकेशन है, ये 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, दूसरा है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तीसरा है सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको SNRI कहते हैं और इसे SSRI कहते हैं। ठीक है, फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स को नॉर एडिनलिन एंड डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब और फिफ्थ है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, MAOIs। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCAs। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहता है इसके अंदर में। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन तो आप लोग याद रखना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सब में ना आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पांचों क्लासिफिकेशन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। ठीक है, और उसके एक एग्जाम्पल्स, दो याद नहीं रह रहे तो आप एक एग्जाम्पल्स भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लोग को इसको पढ़ना है। तो इससे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट करती है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, इनहिबिट करना, रीअपटेक होना किसका, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। मैं इमेज डालूंगी, आप लोग देखना है उसमें जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रहता है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रहता है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पे रिसेप्टर्स रहता है ना। ठीक है, और यहाँ पे रीअपटेक होने के रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स है और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें स्टोर है, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से जब और यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होता है ना, तो यहाँ से जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ठीक है, सेरोटोनिन लोग यहाँ पे रिसेप्टर्स अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, सेरोटोनिन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इसके रीअपटेक इस चैनल, इस रिसेप्टर्स के थ्रू नहीं जाने देगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रहेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड करें और मूड एलिवेटर्स है ना ये, तो मूड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या है ये सीन कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से ये रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। ठीक है, ये अपने अपने रिसेप्टर से, सेरोटोनिन रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, बट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को जो रीअपटेक है उसको ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है, इनहिबिशन कर देता है इसका रीअपटेक को। ठीक है, ताकि मूड इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अल्टीमेट गोल एंटी डिप्रेसेंट्स का क्या होता है कि मूड ठीक करना। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ब्लॉक करता है नॉरएपिनेफ्रिन को, एसिटाइलकोलिन को और हिस्टामिन रिसेप्टर्स को। ठीक है, ये रीअपटेक तो होने नहीं देता है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रहने देता है ताकि ज़्यादा अमाउंट बढ़े, न्यूरोट्रांसमीटर का ज़्यादा अमाउंट बढ़े, ज़्यादा वो बाइंड करे और मूड ठीक हो। ठीक है, उसके अलावा ये ब्लॉक भी करता है नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को और हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसमें क्या एग्जांपल्स है, ड्रग्स जैसे कि एमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन। ठीक है, फिर आते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें क्या है, सेलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये वाला क्या करता है, ये सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। ये आपको अगर ये नाम याद रहेगा इससे ही आप लोग बता सकते हो कि ये इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन को ही रीअपटेक होने से ये इनहिबिट करेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल इसमें आते हैं सर्ट्रालिन और फ्लूवोक्सामाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन। फिर थर्ड है सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें क्या है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन सेलेक्टिवली, इस दोनों के अलावा और किसी को वो छुएगा नहीं, ठीक है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या हो जाएगा, पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, वेनलाफेक्सिन, विल्नासिप्रेन, ठीक है। अब आता है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स जिसको नॉन एड्रेनालिन एंड डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी बोलता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगी इनहिबिट करना रीअपटेक ऑफ बोथ द डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी कहा जाता है ना। तो ये क्या करेगा, एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट, ये इनहिबिट करेगा रीअपटेक किसका, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का। इसमें एग्जांपल्स हो जाते हैं मीटाजेपाइन एंड नेफाजोडोन, ठीक है। फिर फिफ्थ है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखना। इंक्रीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT मतलब हिस्टामिन, ठीक है। इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन एंड हिस्टामिन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम दैट डिग्रेड्स देम। इसमें क्या होता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और हिस्टामिन को बढ़ाता है, कैसे, जो एंजाइम उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको वो इनहिबिट करता है और ये नॉरएपिनेफ्रिन को और हिस्टामिन को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हो जाते हैं ट्रेजोडोन एंड आइसोकार्बोक्साइड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको याद रखना। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। एंटीडिप्रेसेंट्स आर हाईली लिपोफिलिक एंड प्रोटीन बाउंड, ठीक है। लिपोफिलिक मतलब दे हैव अ हाई एफिनिटी फॉर लिपिड्स, ठीक है। वो लोग डिजॉल्व हो जाते हैं, लिपिड्स या फैट्स बोल सकते हो, ठीक है। और ये प्रोटीन बाउंड रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बाउंड का सिग्निफिकेंस ये रहता है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, जो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इनसिग्निफिकेंस रहता है कि अगर प्रोटीन बाउंड रहेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर प्लेसेंटा को उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर उसको क्रॉस कर पाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं ड्रग्स से। तो ये एक सिग्निफिकेंस रहता है, प्रोटीन बाउंड इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को और प्लेसेंटा को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। फिर आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसका बढ़ जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ ड्रग का बढ़ जाता है ताकि, और ये थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जो है बॉडी में वो मेंटेन करता है काफ़ी लंबे समय तक। फिर आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो अनबाउंड फ्री ड्रग रहते हैं, जो प्रोटीन बाउंड नहीं है वो, ठीक है, वो इजीली मेटाबोलाइज्ड होकर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बट जो प्रोटीन बाउंड रहते हैं वो मेटाबॉलिज्म उतने अच्छे से नहीं हो पाते और काफ़ी लंबे समय तक आपके बॉडी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है प्रोटीन बाउंड की सिग्निफिकेंस। अब हम लोग देखते हैं इसके इंडिकेशन, जैसे कि डिप्रेशन में, ठीक है, जैसे कि डिप्रेसिव एपिसोड्स होना, ठीक है, और एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन होना, ठीक है। तो ये हो जाता है डिप्रेशन। फिर चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जैसे कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होना बच्चों को, ठीक है, स्कूल फोबिया होना, नाइट टेरर्स होना, ठीक है। फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आ जाता है जैसे कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होना, अघोराफोबिया, सोशल फोबिया होना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना। देन आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर आता है मेडिकल कंडीशन जैसे कि क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो ये सब में हम लोग एंटीडिप्रेसेंट्स देते हैं। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ का हमें नहीं देना है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, अगर सीजर्स की हिस्ट्री है तो उसमें हम लोग नहीं देंगे। कोई कार्डियक डिजीज़ है उसमें नहीं देंगे। लिवर डिस्फंक्शन है उसमें नहीं देंगे। ओल्डर पीपल में हम लोग अवॉइड करते हैं, चिल्ड्रंस में अवॉइड करते हैं, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में भी हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग देखें तो ऑटोनॉमिक साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्लेजिया, ठीक है। साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है कि टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स होना, ठीक है, साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है। फिर मिड्रियासिस मतलब होता है वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल। देन यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स में आएगा। फिर आता है सीएनएस इफेक्ट। सीएनएस इफेक्ट में जैसे कि सेडेशन, ट्रेमो, विड्रॉल सिंड्रोम होना, ठीक है, सेशर्स होना, तो ये सब आ जाएगा सीएनएस इफेक्ट में।
फिर कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स। कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? टैकीकार्डिया, ईसीजी चेंजेस, एरिथमियाज होना, ठीक है। फिर एलर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, स्किन रैशेस, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब होता है जो WBC काउंट रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस में। मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट जिसमें आता है वेट गेन। स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ MAOI ड्रग्स, तो ये वाला याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल हेडेक होना, नेक स्टिफनेस होना, नोजिया वोमिटिंग होना, स्वेटिंग, डायलेटेड प्यूपिल्स, फोटोफोबिया होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, या फिर कन्फ्यूजन होना और सीवियर हाइपरटेंशन होना, ठीक है। तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीपिटल हेडेक होना, नोजिया वोमिटिंग होना, स्वेटिंग होना, डायलेटेड प्यूपिल्स होना, फोटोफोबिया होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, कन्फ्यूजन होना, नेक स्टिफनेस होना, ठीक है। ये सब आप लोग वहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बगल में, ठीक है। फिर हाइपरपायरेक्सिया होना, ठीक है, और सीवियर हेपेटिक नेक्रोसिस होना, ठीक है। लीवर का भी खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फिर है सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम ये समझिए कि मतलब अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में अगर कोई और ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है? सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा रहा है, तब जाके सेरोटोनिन सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ और ड्रग्स ले रहे हैं जो कि वो भी सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है बॉडी में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है। अब आते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इसमें पहला है मॉनिटर फॉर सेरोटोनिन सिंड्रोम एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। फिर आता है एनकरेज पेशेंट टू टेक फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। फिर है टेकिंग मेडिकेशन विद फूड मे बी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ नोजिया, ठीक है। फूड के साथ में खाना है ताकि साइड इफेक्ट्स नोजिया का कम हो सके। फिर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल्स स्पेशली ब्लड प्रेशर इज एसेंशियल, मॉनिटर करते रहना है ब्लड प्रेशर को। फिर आस्क पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम बेड स्लोली टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, हम लोग को पेशेंट को बोलना है कि वो धीरे से उठे बेड से, ठीक है, झटके से ना उठे, ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सके ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को और उसके कॉम्प्लिकेशंस को। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? फॉल्स होना, ठीक है, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर पेशेंट्स ऑन MAOI शुड बी वार्न्ड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ इंजेस्टिंग ट्राइअमाइन रिच फूड्स विच कैन रिजल्ट इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टायरामाइन रिच फूड्स हम लोग को अवॉइड करने बोलना है अगर पेशेंट्स MAOI में हैं तो, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट को बोलेंगे टायरामाइन रिच फूड्स अवॉइड करें। अब टायरामाइन रिच फूड्स में क्या क्या आता है? जैसे कि सम ऑफ दिस फूड्स आर बीफ लिवर, चिकन लिवर, fermented sausages, dried fish, over-ripened fruits, chocolate and beverages like wine, beer and coffee, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों को हम लोग को मना करना है पेशेंट्स जो कि MAOI ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक एंटी डिप्रेसेंट्स को क्या क्या बोला जाता है? मूड एलिवेटर्स और थाइमोलेप्टिक्स, ठीक है। इसमें आ जाता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं जिसमें क्या होता है कि नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। अब सब के आपको कैसे पढ़ना है, इसमें इसके मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन पढ़ना और एक एक ड्रग आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। फिर आगे तो इसके है कलेक्टिवली इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ये लिपोफिलिक और प्रोटीन बाउंड रहता है, ठीक है। इसके फिर आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स मतलब, ठीक है, और उसकी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सीरीज़ में आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को ईजी होगा। और जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर में अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे, इस टॉपिक से रिलेटेड भी, और कुछ और भी है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। और अगर आप लोग को न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर में अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग को ईजी समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।